नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वाम उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती के अवसर पर पूरे उत्साह से खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से त्योहार के दौरान कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के सभी जिलों में आज और कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से टकराने के बाद चक्रवात गुलाब कमजोर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई। गुजरात विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा और भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2021 एक नजर में पुस्तिका जारी की जाएगी। जर्मनी के राष्ट्रीय चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD की जीत का अनुमान। वर्ष 2005 के बाद पहली बार सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश का दावा। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दुबई में मुंबई इंडियंस को 54 रन से हराया और अबू धाबी में रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 13वां प्रश्न है। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail पर भेज सकते हैं। इसे फिर से सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल आईडी है amritmahotsavquiz@gmail.com। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ करेंगे। पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस मिशन की प्रायोगिक परियोजना की घोषणा की थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।
ये हैं अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि आज का दिन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा तक व्यापक पहुंच बढ़ेगी और नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मिशन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ ऐसे समय में हो रहा है जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य आईडी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर संबंधित व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगा। इलाज में लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक हेल्थ आईडी होगी जो एक स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। इसमें लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी होगी। इस आईडी से कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल ऐप के जरिए देख सकेगा। इस स्वास्थ्य आईडी में प्रत्येक व्यक्ति की बीमारी, उपचार, रिपोर्ट और दवाइयों का भी ब्यौरा होगा। इसके अलावा इसमें चिकित्सकों, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं के संबंध में भी जानकारी होगी। इस अभियान के तहत नागरिकों की सहमति से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाए जाने की योजना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में वाम उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नक्सली उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नक्सली उग्रवाद रोकने में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास काफी सफल रहे हैं। उग्रवादी घटनाओं में 23% की कमी आई है और इनमें जान गंवाने वालों की संख्या में भी 21% की कमी हुई है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक विकास जारी है और अब नक्सली भी समझ गए हैं कि भोले भाले लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रभावित राज्यों से आग्रह किया कि वाम उग्रवाद से निपटने के लिए पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय अधिकारियों के साथ कम से कम प्रत्येक 3 माह में समीक्षा बैठक करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के 75वें साल में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इससे संतोष होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खादी को गौरव दे रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने देशवासियों से 2 अक्टूबर को बापू की जयंती और त्योहारों के मौसम में खादी तथा कुटीर उद्योग के उत्पाद खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाए। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। श्री मोदी ने कहा कि विजयदशमी का पर्व भी आ रहा है जो बुराई पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस उत्सव में हमें कोरोना से लड़ाई को याद रखना है और कोविड निर्देशों का पालन करना है। स्वच्छ भारत शहरी मिशन के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें स्वच्छता ऐप दूसरे चरण और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत शहरी मिशन और अमृत के 2य चरण का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। महोत्सव को जन भागीदारी की भावना से जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। चक्रवात गुलाब ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में आज और कल मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। तूफान के असर से विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में आज और कल बहुत तेज आंधी और बारिश की आशंका है। पालघर, ठाणे और रायगढ़ में कल अत्यधिक तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के साथ रत्नागिरी, नासिक, पुणे, अहमदनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
चक्रवात गुलाब कल रात उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट पर टकराने के बाद कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए आज दोपहर बाद इसके ओडिशा को पार कर जाने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों से अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन ने पहले ही दक्षिण ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, गजपति और मलकानगिरी जिलों के 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। इस बीच दक्षिण ओडिशा सहित राज्य के 11 जिलों में शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा। इस अवसर पर भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021 एक नजर में पुस्तिका भी जारी की जाएगी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इसके तहत सभी पक्ष पर्यटन के क्षेत्र में स्थायित्व के उपायों को प्रोत्साहित करेंगे। कोविड के बाद भारत अनलॉक की प्रक्रिया में है और घरेलू पर्यटन धीरे धीरे लेकिन निरंतर फिर से गति पकड़ रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देशभर में 85 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.77% है। भारत जल्द ही 1 अरब कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। माई गॉव इंडिया ने इस उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए आम जनता से प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार करने की अपील की है। इसमें 1 अरब टीके लगाने की भारत की उपलब्धि की झलक दिखनी चाहिए। इसके लिए प्रविष्टि 10 अक्टूबर तक भेजी जा सकती है। विजेता को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि भारत समुद्री उत्पादों के निर्यात में विश्व में चौथे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। चेन्नई में कल तांबरम स्थित मद्रास निर्यात संवर्धन क्षेत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयोजित विजय सप्ताह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कुल कृषि उत्पाद निर्यात में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 17% है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मत्स्य संपदा कार्यक्रम अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में विधि, फॉरेंसिक, न्याय और नीति अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र देश में विधि विशेषज्ञों को नया पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली में नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से न्याय प्राप्त करने में सरलता और लोगों की दहलीज पर न्याय प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अपने ज्ञान और विशेषज्ञता से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि नया केंद्र राष्ट्र को मानव संसाधन और तकनीकी विधि विशेषज्ञ प्रदान करेगा। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में जीत की ओर है और उसने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश का दावा किया है। इसके साथ ही चांसलर एंगेला मर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाले 16 वर्ष के शासन का अंत हो जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को लगभग 26% वोट मिले हैं, जबकि एंगेला मर्केल की पार्टी को 24.5% मत मिले हैं। दोनों पार्टियों का मानना है कि वे अगली सरकार बनाएंगे। 299 निर्वाचन क्षेत्रों में से 267 के आधार पर आंशिक मतगणना दर्शाती है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 25.7% मतों के साथ आगे है। इससे पहले जर्मनी के चुनाव में जीतने वाली किसी भी पार्टी को 21% से कम वोट नहीं मिले हैं। अभी अंतिम नतीजे घोषित नहीं हुए हैं और अंतर बहुत मामूली है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिल सकती है।
विदेशी निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 2 खरब 20 अरब रुपए का निवेश किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी में 1 खरब 35 अरब 36 करोड़ रुपए और ऋण के क्षेत्र में 83 अरब 39 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके परिणाम स्वरूप 1 सितंबर से 24 सितंबर की अवधि के बीच भारत के पूंजी बाजार में 2 खरब 18 अरब 75 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। विदेशी निवेशकों ने पिछले महीने 1 खरब 64 अरब 59 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन में व्यापक रचनात्मक बदलाव लाने के लिए हर संभव उपाय करने को तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखकर इसके मूल्य में वृद्धि करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने 325 रुपए प्रति क्विंटल के गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं 315 रुपए प्रति क्विंटल के सामान्य गन्ने का मूल्य अब 340 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य में इस वृद्धि से प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानों की आय में 8% की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि विगत 4.5 वर्षों में किसानों को 1,44,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। 30 नवंबर 2021 तक गन्ना मूल्य के भुगतान एवं चीनी मिलों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद से किसानों को पिछली सरकारों के समय से बकाया गन्ना राशि का भुगतान किया, जो वर्ष 2009-10 से बकाया थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का अभियान शुरू किया है। गुजरात विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वाम उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती के अवसर पर पूरे उत्साह से खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के सभी जिलों में आज और कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से टकराने के बाद चक्रवात गुलाब कमजोर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई। गुजरात विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा और भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021 एक नजर में पुस्तिका जारी करेगा। जर्मनी के राष्ट्रीय चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD की जीत का अनुमान। 2005 के बाद पहली बार सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश का दावा। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दुबई में मुंबई इंडियंस को 54 रन से हराया। अबू धाबी में रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से पराजित किया। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 54 रन से हरा दिया है। इससे पहले अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स ने रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। चेन्नई ने 8 विकेट खोकर मैच की आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। धरोहर श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उद्बोधन। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है
विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज ही के दिन वर्ष 1833 में महान विद्वान, सुधारक, देशभक्त, पथ प्रदर्शक, धार्मिक समरसता के प्रणेता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन रॉय ने अंतिम सांस ली। बचपन से ही उन्होंने अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। वे हिमालय में घूमते रहे और तिब्बत चले गए। वे कई जगह गए और इस दौरान प्राप्त अनुभवों ने उन्हें व्यापक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की हिमायत की। 1814 में राजा राममोहन रॉय ने सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार सहित महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। 1828 में राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो देश के पहले सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों में से एक था। नित्य निरंजन निखिल कारण विभु विश्वनिकेतन विकार विहीन काम क्रोधहीन विकार विहीन काम क्रोधहीन निर्विशेष सनातन। ये राजा राममोहन रॉय ही थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। राजा राममोहन रॉय को मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वो 1833 में इंग्लैंड गए। ब्रिस्टल पहुंचने के 10 दिन बाद राजा राममोहन रॉय बीमार पड़ गए। उन्हें मेनिंजाइटिस हुआ था। 27 सितंबर 1833 को इस महान समाज सुधारक ने अंतिम सांस ली। इसी दिन 1873 में विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ था। एक सम्मानित नेता और मानवतावादी विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गुजरात के नाडियाड में जन्मे विट्ठल भाई ने लंदन में कानून की पढ़ाई की। वे एक जाने माने वकील थे। उन्होंने बॉम्बे और अहमदाबाद की अदालतों में वकालत की। विट्ठल भाई ने 1914 में बॉम्बे प्रांतीय विधान परिषद में 2 विधेयकों को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये थे बॉम्बे जिला नगर अधिनियम संशोधन विधेयक और नगर नियोजन विधेयक। उन्हें 1917 में बॉम्बे शहर के बाहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नगरपालिका जिलों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का श्रेय दिया गया था। जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तो पटेल ने चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। वे 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और 1927 में दोबारा इसके अध्यक्ष चुने गए। वे 1928 में भारत सरकार से स्वतंत्र विधानसभा के लिए एक अलग कार्यालय बनाने के अपने प्रयासों में सफल रहे। ये विट्ठल भाई ही थे जिन्होंने सदन में चर्चा के दौरान अध्यक्ष के तटस्थ रहने की परंपरा स्थापित की। अपने बाद के वर्षों में विट्ठल भाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की यात्रा की। यूरोप में उनकी तबीयत खराब हो गई और 22 अक्टूबर 1933 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उनकी मृत्यु हो गई।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार अखबारों की अहम खबर है। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुर्खी दी है। डिजिटल लेन देन से अर्थव्यवस्था में आ रही है पारदर्शिता। घर घर शौचालय निर्माण की योजना ने गरीबों की गरिमा बढ़ाई। प्रधानमंत्री बोले, टीकाकरण के सुरक्षा चक्र से कोई छूटे नहीं। लोकसत्य का शीर्षक है, कनाडा ने भारत से सीधी उड़ान से प्रतिबंध हटाया। दोनों देशों के बीच आज से सीधी उड़ान शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हवाले से राजस्थान पत्रिका लिखता है, देश में घट रही युवाओं की औसत लंबाई। सिर्फ 5 राज्यों नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में लंबाई बढ़ी। पुरुषों की औसत लंबाई 1.1 सेंटीमीटर घटी। महिलाओं की लंबाई में भी गिरावट। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वाम उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती के अवसर पर पूरे उत्साह से खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के सभी जिलों में आज और कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से टकराने के बाद चक्रवात गुलाब कमजोर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई। गुजरात विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा और भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021 एक नजर में पुस्तिका जारी की जाएगी। जर्मनी के राष्ट्रीय चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD की जीत का अनुमान। वर्ष 2005 के बाद पहली बार सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश का दावा। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दुबई में मुंबई इंडियंस को 54 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।